बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको खबर दें, हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताउन मांग लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून का एक वफ़द आसिफ अली जरदारी और उनसे मुलाकात के लिए आया। मुलाकात में नून लीग की जानिब से 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिमायत तलब कर ली गई है। बिलावल भुट्टो ने मजीद बताया कि मुजव्वज़ा तरमीम में आईनी अदालत का क़याम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की बहाली, जजेस के तबादलों के इख्तियारात, NFC में सूबों के हिस्से की जमानत का खात्मा, आर्टिकल 243 में तब्दीली, तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी के इख्तियारात वफाक को वापस देने और इलेक्शन कमीशन की तकर्री से मुताल्लिक तातुल दूर करने जैसे निकात शामिल हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पार्टी पॉलिसी के हतमी फैसले के लिए पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 6 नवंबर को सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की दोहा से वापसी पर तलब कर लिया गया है। वफाकी हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम का मुसव्वदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले किया। 27वीं तरमीम के मुजव्वज़ा ड्राफ्ट की तफसीलात सामने आ गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के इंतखाबात के लिए आईनी तरमीम की तजवीज़ दी गई है। तरमीम के जरिए नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के इंतखाब का वक्त मुतय्यन किया जाएगा। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं, अपने नुमाइंदे मोहम्मद अशरद हमारे साथ मौजूद हैं। आगाह कीजिएगा अशरद। जी बिल्कुल, देखें 18 अक्टूबर को पीपल्स पार्टी की CEC का इजलास हुआ था जिसमें वफाकी पॉलिसियों और दीगर उमूर जेरे बहस आए थे, जबकि फैसला हुआ था कि एक माह बाद CEC का इजलास तलब करके मुतालबात का जायजा लिया जाएगा। ताहम आज जो बिलावल भुट्टो जरदारी का सोशल मीडिया पर बयान सामने आया, उसके बाद अब ये जो CEC का इजलास है उसको 6 नवंबर को जो है वो तलब किया जाएगा। 27वीं तरमीम के मुजव्वज़ा ड्राफ्ट की तफसीलात भी जो है वो सामने आ गई है, जिसके मुताबिक मुजव्वज़ा आर्टिकल 213 में तरमीम के जरिए नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान कमीशन के इंतखाब का वक्त मुतय्यन किया जाएगा। मौजूदा आईनी पोजीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तकर्री के लिए वक्त मुतय्यन जो है वो नहीं है। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी मुजव्वज़ा आईनी इस्लाहात की बेशतर शिकों पर मुत्तफिक हो गई है। ये जराये इस हवाले से तस्दीक करते हैं, जबकि मुख्तलिफ शोबे वापस वफाक को देने से मुतालिक मुजव्वज़ा आईनी शिकों पर पीपल्स पार्टी के जो मेंबरान है उनकी अलग अलग जो है इस हवाले से आ रहे हैं। जराये का ये भी कहना है कि जुडिशल रिफॉर्म्स पीपल्स पार्टी की तजवीज पर जो है वो शामिल की गई है 27वीं आईनी तरमीम पर, जबकि मुजव्वज़ा इस्लाहाती ड्राफ्ट में 191A की जगह आईनी अदालतों की तश्कील, जजिस तकर्री तबादले की शिकें जो है वो शामिल है। पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि आईनी अदालतें शहीद मोहतरमा ठीक है, साथ ही रहेगा, हमें ज्वाइन किया यासिर मलिक ने भी। यासिर, आप कहिएगा कि 27वीं तरमीम के मुजव्वज़ा ड्राफ्ट की तफसीलात सामने आ गई हैं, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? देखिए, एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो मुलाकात हुई थी, दोनों जानिब से वजीर आजम शहबाज शरीफ मौजूद थे, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी मौजूद थे, लीगल टीमें मौजूद थी और उसमें आईनी तरामीम जो है 27वीं आईनी तरामीम उसके ऊपर मशावरत की गई थी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से उसी मुलाकात में जो उस दिन रात गए मुलाकात हुई थी उसमें मुसव्वदा जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी हैं और जो चेयरमैन है पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी, उनके हवाले किया गया था। जो आईनी 27वीं आईनी तरमीम के जो लकात इस वक्त सामने आए हैं उनकी अगर बात की जाए तो उनमें 5 आर्टिकल में तरमीम के वफाकी हुकूमत जो है वो खवा है और वफाकी हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम का जो मुसव्वदा है वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये मुसव्वदा इसलिए दिया गया है कि वो अपनी पार्टी के साथ जो है शेयर कर सके, उसके ऊपर मुशावरत कर सके। इसी तनाजुर में हमने देखा कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो अपना सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास से वो भी तलब कर लिया है। मुजव्वज़ा तरमीम की अगर बात की जाए तो इसमें आइन के आर्टिकल 160 की शिक 3A जो है और इसी तरह आर्टिकल 213 है, आर्टिकल 243 है और आर्टिकल 191A तरमीम की तजवीज़ जो है वो शामिल की गई है। आर्टिकल 160 की शिक 3A में तरमीम जो है वो तजवीज़ की गई है। मुजव्वज़ा तरमीम के तहत सूबों की वफाकी महसूलात में हिस्से में आईनी जो जमानत है उसको खत्म करने की तजवीज़ जो है वो शामिल है। अदालती ढांचे में बड़ी तब्दीली करके आर्टिकल 191A का जो है और नया आर्टिकल जो है उसको शामिल करने की तजवीज़ दी गई है। नए ढांचे के तहत एक आईनी अदालत या सुप्रीम आईनी अदालत कायम करने की तजवीज़ जो है वो भी इस ड्राफ्ट में शामिल है। मुजव्वज़ा तरमीम के तहत आईनी तशरीहात का हतमी इख्तियार जो है वो
तब्दीली की तजवीज जो है उसको भी जेरे गौर लाया गया है। हाई कोर्ट के जजेस की मुंतकिली से मुतालिक आर्टिकल 200 में भी तरमीम जो है वो शामिल है। तालीम और आबादी के मनसूबाबंदी के शोबे दोबारा वफाक के मातहत लाने की तजवीज जो है वो भी इसमें शामिल है। आर्टिकल 243 में जो तरमीम है वो भी इसमें शामिल है और आर्टिकल 213 के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री। ठीक है, वफाकी हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम का जो मुसव्वदा है वो पीपल्स पार्टी के हवाले किया। यासिर मलिक आप हमें अपडेट कर रहे थे इस्लामाबाद से, मोहम्मद अशद कराची से, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि मुशीर खजाना KP मुजम्मिल असलम का बिलावल भुट्टो जरदारी के 27वीं आईनी तरमीम पर एक्स पैगाम पर रद्द-ए-अमल सामने आया है। उन्होंने कहा कि दयानतदारी से तरमीम के लिए कौमी इत्तफाक राय की जरूरत है। मुल्क की बेहतरी के लिए वसी मुशावरत दरकार है, जबकि NFC की असर नौ तश्कील के हवाले से KP बिल्कुल लाइल्म है। जी हाँ, मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम का बिलावल भुट्टो के 27वीं आईनी तरमीम पर एक्स पर पैगाम पर यह रद्द-ए-अमल आपसे शेयर कर रहे हैं। इस्लामाबाद लिए चलेंगे, वफाकी वज़ीर इत्तलात ततारड़ सेमिनार से खिताब कर रहे हैं। It cannot be learnt overnight. It is something that is not only complex, but it really takes time and effort to acquire those skills. So I would like to pay my compliments to all the former and serving ambassadors sitting here who've done a great service to Pakistan. We're all very proud of you. Thank you so much. And we witness this wherever we go around the globe, that even with meager resources, the way our diplomats have kept our flag flying high and the way they have contributed immensely towards the cause of Pakistan, these services shall always be remembered. And when we talk about the contemporary situation that has arisen in the region, Pakistan has always had that advantage of being at the crossroads of civilization, being strategically located at a very, very relevant place, where on one side we have a landlocked Central Asia, on one side we have China, a strategic partner to Pakistan, and then, of course, as very rightly and in detail and enunciated by various speakers here, the whole India-Afghanistan situation which we are currently faced with. But what was the difference in May 2025? Pakistan has always been falsely accused of promoting terrorism, where in fact, I always say that Pakistan is the biggest victim of terrorism. No other country can claim that it has laid down 90,000 lives in the war against terrorism. No other country can claim that they have suffered losses of hundreds of billions of dollars in terms of economic losses. And we're a nation where not only officers of our armed forces, jawans of our armed forces, law enforcement agencies, civilians, but our children have given sacrifices. You've seen the APS Peshawar attack. You've seen the attack recently on a school bus in Khuzdar in Balochistan. No other nation can claim that their children have also laid down their lives in this war against terrorism. So what was the difference? As rightly pointed out, before the May 2025 war and right after the war, it was great diplomatic efforts, reaching out to friendly countries and clearly explaining the situation that we are faced with. And it takes skillful diplomacy and it takes a lot of courage and effort to get the message across. So I think those diplomatic efforts must really be acknowledged. And you saw that when the escalation started in May 2025, the Prime Minister led from the front, and you could see him interacting with ambassadors from different countries and reaching out and explaining the situation on ground.
And the turning point in this escalation was that when speaking at PMA Kakul, the Prime Minister offered an impartial investigation into the Pahalgam incident. Now, this offer to investigate the Pahalgam incident was not a mere statement. It actually proved that Pakistan had clean hands, that Pakistan had nothing to do with the Pahalgam incident. And when the statement was made loud and clear, I think we made it evident to the world that we are not only willing to cooperate with an investigation, but we are actually eager for an investigation into the incident. Because a country which suffers from terrorism cannot promote terrorism. These two contradictory sides cannot go together. So I think that really turned around the tide, and we received overwhelming support from across the globe. And a lot of friendly countries not only supported Pakistan, but they very clearly stated that since Pakistan has offered an investigation, there is no more room for further escalation. But India had nefarious designs as always. And when we look back, we see that how the two nations theory has become strengthened after May 2025, because India had hegemonic designs. India had this false notion of rising India, this false notion of being the leader in South Asia, or if I may be allowed to say, a bully in South Asia. But Pakistan, as always, proved to be a balancing factor in this region, a neutralizing factor in this region, because a war which we never desired was imposed upon us. And when that war was imposed upon us, we've hardly seen this kind of synergy and cohesion. The whole nation came together behind our valiant armed forces. And we rose above our political differences. Yes, there is a political divide in the country. Yes, there is polarization. Nobody can deny that. But when we were faced with an enemy who wanted to prove its military dominance in the region, we came together as a nation. And the nation, united as one, gave a befitting response to the enemy. And the armed forces led by Field Marshal Sayyid Asim Munir defeated an enemy 4 times as big as Pakistan. And India suffered a humiliating defeat, which they are still not able to digest. Just a few days ago, इसी सवाल के साथ देखिए एमकेएम का फंड आया हुआ था, सिंध गवर्नमेंट को उस पर एतराज था कि वो पीडीएस के जरिए क्यों हो रहा है, उस पर भी बात हुई आपकी सीएम साहब से? मैं ऐड कर देता हूं। देखिए 3 कंपोनेंट, जैसे इकबाल साहब ने कहा, 3 कंपोनेंट है K4 के। पहला कंपोनेंट है जो केबी फीडर के थ्रू कोटरी बैराज से पानी लेके आना है, वो सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट 50-50% के ऊपर कर रही है। दूसरा कंपोनेंट है किंजर लेक से लेके पानी की कराची शहर तक लेके आना, वापडा कर रही है और फेडरल गवर्नमेंट कर रही है। तीसरा जो बड़ा कंपोनेंट है ऑगमेंटेशन का, वो अगेन सिंध गवर्नमेंट कर रही है कि इसको कराची शहर के मुख्तलिफ जगहों तक पहुँचाए, जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है। जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है वही ऑगमेंटेशन और हो जाएगा। अब आ जाएँ, जैसे भाई ने सवाल किया PIDCL के ऊपर कि भाई ये 1.8 जो किलोमीटर पे KMC के कुछ एतराज़ात थे कि भाई यहाँ पे ड्रेनेज का नेटवर्क किस तरह होगा, क्योंकि 2017 की NOC के ऊपर किया जा रहा था। पानी की लाइनें डिस्टर्ब होगी, वो किस तरह कैटर होंगी, फुटपाथ किस तरह होगा, कोऑर्डिनेशन का इशू था, जिसके लिए ऊपर एहसन इकबाल साहब ने मीटिंग की है CM साहब से, एक फोकल पर्सन रखेंगे और उस मसले को रिजॉल्व करेंगे। तो इस तरह से कराची में जो बड़े ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन सिंध गवर्नमेंट को हैंड ओवर की गई है। 3 अरब रुपये सालाना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट उसके ऊपर सब्सिडी दे रही है और राइडरशिप बढ़ी है। कुछ
चीज़ें अच्छी शहर में हुई हैं जिसको ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए, और उसकी राइडरशिप 50-55 हज़ार से बढ़ के 70-75 हज़ार पे हुई है। ऑरेंज लाइन जो सिंध गवर्नमेंट का फंडेड था वो भी मिला के, और ये कॉमन कॉरिडोर होगा नुमाइश से लेके हमारे म्यूनिसिपल पार्क तक 1.8 और म्यूनिसिपल पार्क से लेके टावर तक अगेन रेड लाइन के उसमें बनेगा, तब ये कॉमन कॉरिडोर कंप्लीट होगा। तो PIDCL के ऊपर जो कोऑर्डिनेशन है उसके ऊपर यकीनन सिंध गवर्नमेंट यही चाह रही है, अगर कहीं पे पानी का पाइप डलना है तो किस लाइन से डलेगा, कहाँ लेके जाएंगे, अगर ड्रेनेज का कोई पाइपलाइन डलना है तो किस लाइन पे लेके जाएंगे, कहाँ पे लोड होगा, ये यकीनन कोऑर्डिनेशन के सवा होगा, इसके अलावा नहीं हो सकता। इसके ऊपर बातचीत। 20 अरब रुपए आए थे, 15 अरब रुपए कराची के लिए, 5 अरब रुपए हैदराबाद के लिए, उस पर भी अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि PIDCL करेगी या उस पर? जी देखिए, इस वक्त जो आपको मालूम है कि कोalition गवर्नमेंट है और हम सारे फैसले आपस में अफ़ाम व तफ़हीम के साथ करते हैं, और कराची के लिए और हैदराबाद के लिए वज़ीर आज़म साहब ने ये खुसूसी पैकेज रखा था, और इसके ऊपर PIDCL जो है ये अब पाक PWD की सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन है, और वो पंजाब के अंदर भी, KP के अंदर भी, बलूचिस्तान के अंदर भी जैसे पहले पाक PWD करती थी, तो इसलिए ये कोई सिंध के साथ कोई मखसूस एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो काम कर रही है, चूँकि पाक PWD ख़त्म कर दी गई है। अब उसकी सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन जो पूरे मुल्क के अंदर, चारों सूबों के अंदर ऐसे मंसूबे जिन्हें वफाकी हुकूमत फ़ंड करती है वो उसको कंप्लीट करती है या और उन पर अमल दरामद करती है। तो कोई हमारे दरमियान ऐसा मसला नहीं है। बाकी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं उन्हें, जैसे अब ये KMC का मसला है, ये सिर्फ कोऑर्डिनेशन का इशू था। आज मेरी वज़ीर आला साहब से मुलाकात हुई है और उन्होंने अपने कहा है कि अफसरान को मुतय्यन करेंगे, और PIDCL ने उसके अंदर जो पानी की, ड्रेनेज के, फुटपाथ के तफासील रखी हैं वो उनके साथ शेयर करेंगे, उनकी तशफ़ी कराएंगे, और मुझे यकीन है कि बहुत जल्द ये इसका काम दोबारा शुरू हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल मीडिया टॉक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब तक इत्तेफाक राय ना होगा तब तक कामयाबी हासिल नहीं हो सकती।